आज हम कोशिका विज्ञान सेल बायोलॉजी में क्रोमोसोम की संरचना के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये इसका जानना हमें जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी के लिए आवश्यक है। क्रोमोसोम की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी और अब हम इसकी संरचना देखते हैं। जैसे कि बताया गया है डायग्राम में, सबसे बाहर पेलिकल, जिसे हम आवरण कहते हैं। यह आवरण किसी भी प्रकार का स्टेन नहीं लेता है, इसलिए इसको देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके अंदर जो तरल पदार्थ है वो मैट्रिक्स कहलाता है, और इस मैट्रिक्स के अंदर जो मेन पार्ट है क्रोमोनिमेटा, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है। और ये दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एक दूसरे से स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं, और ये क्रोमोनिमेटा आपस में सेंटर में एक पॉइंट से जुड़ते हैं, जिसे सेंट्रोमियर या नीटोकोर कहते हैं। ये सेंट्रोमियर जब स्टेन करते हैं तो डार्क स्टेन लेता है, और एकदम जहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक अंदर घूम जैसे गड्ढा सा हो जाता है, ऐसा ये एक स्ट्रक्चर नज़र आता है। जैसे क्रोमोसोम पूरा सीधा है और बीच में उसमें कंस्ट्रक्शन आ गया है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। इस सेंट्रोमियर या कंस्ट्रक्शन की वजह से जो क्रोमोसोम एक पूरा यहाँ दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे कि वो दो भागों में बटा है या उसके दो आर्म्स हैं। एक क्रोमोसोम ना होकर वो दो आर्म्स में बटा हुआ दिखाई देता है। हम जब इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो इसको पहचानने के लिए, क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई करने के लिए किस स्पीशीज़ में किस तरीके का है, सेंट्रोमियर एक रोल प्ले करता है। क्योंकि देखने के आधार पर सेंट्रोमियर इस पूरी एक क्रोमोसोम में किस स्थान पर प्रेजेंट है, उस हिसाब से क्रोमोसोम अपनी दो आर्म्स में या बाहों में बँट जाता है, और इसके आधार पर हम क्रोमोसोम को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अलग अलग नाम से इसे हम देखने के आधार पर सेंट्रोमियर के पहचान सकते हैं। तो ये हम कैसे पहचान सकते हैं कि अगर सेंट्रोमियर एकदम सेंटर में है तो ये मेटासेंट्रिक कहलाता है। अगर एक तरफ असमान है, एक तरफ बड़ी भुजा एक तरफ छोटी, तो सब मेटासेंट्रिक कहलाता है। एक तरफ भुजा बहुत ही ज़्यादा बड़ी और दूसरी तरफ बिल्कुल छोटी सी निकली हुई, जो बिल्कुल घूम भी नहीं सके, हिल भी नहीं सके, इतनी छोटी, एक्रोसेंट्रिक कहलाता है। और फिर अगर सेंट्रोमियर केवल एक तरफ प्रेजेंट है, एक कोने में प्रेजेंट है, एक सिरे पे प्रेजेंट है केवल, और पूरा क्रोमोसोम की जो बाहाँ है वो एक तरफ है, मतलब सेंट्रोमियर के दोनों तरफ क्रोमोसोम नहीं है, क्रोमोमियर नहीं है, तो फिर ये टीलोसेंट्रिक कहलाता है। तो हमने देखा सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से हम इसे मेटासेंट्रिक में ये बीच में होता है तो वी शेप का नज़र आता है। सब मेटासेंट्रिक में एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा, तो जनरली एल शेप में नज़र आता है। एक्रोसेंट्रिक में नीचे की भुजा बहुत छोटी होती है तो ज़्यादातर वो घूम नहीं सकती, तो सीधा ही होता है। और टीलोसेंट्रिक में क्योंकि एक किनारे पे प्रेजेंट होता है, एक सिरे पे प्रेजेंट होता है और क्रोमोसोम सारा होता है, तो ये टीलोसेंट्रिक कहलाता है। इसके साथ ही हमने देखा क्रोमोनिमेटा के नीचे क्रोमोमियर दिखाई दे रहे हैं। ये क्रोमोमियर जैसे किसी धागे में छोटे छोटे मोती पिरो दिए जाएं, उस तरह से ये दिखाई देते हैं, उसी तरह से स्टेन लेते हैं। और ये माना जाता है कि ये क्रोमोमियर क्रोमोनिमेटा के या क्रोमोसोम्स के वो स्थान हैं जहाँ पर कि जीन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सब क्रोमोसोम्स में नहीं, पर कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर एक और कंस्ट्रक्शन मिलता है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन तो सभी क्रोमोसोम्स में होता है, लेकिन सेकंड कंस्ट्रक्शन सभी क्रोमोसोम में हो ये ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होता है, और ये वो जगह होती है जहाँ पर केंद्रिक न्यूक्लियोलस बनता है, जिसका निर्माण होता है। इसलिए सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइज़र, केंद्रिक निर्माण का स्थान भी माना जाता है। तो ये फिर से कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन तो सभी क्रोमोसोम्स में होगा, लेकिन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सभी क्रोमोसोम में हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन जब ये होता है
तब ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइज़र के नाम से जाना जाता है और यहीं न्यूक्लियोलस बनता है। इसके बाद जो आखिरी का भाग इसमें नज़र आता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद, उसे सैटेलाइट कहते हैं। तो ऐसा क्रोमोसोम जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कंस्ट्रक्शन हैं और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद क्रोमोसोम का जो भाग प्रेजेंट है वो सैटेलाइट कहलाता है और ऐसे क्रोमोसोम सेट क्रोमोसोम कहलाते हैं। और जनरली ये देखा जाता है कि जो क्रोमोसोम्स के सेट होते हैं उसमें से जो एक क्रोमोसोम है वो सेट क्रोमोसोम होता है, उसमें सैटेलाइट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो क्रोमोसोम के ऊपर और नीचे के गोलाकार भाग हैं, दोनों कहीं एंड जो हो रहा है तो ये दोनों तरफ गोलाकार है, इसे हम टीलोमियर कहते हैं। ये टीलोमियर की वजह से ही किसी एक क्रोमोसोम को उसकी शेप मिलती है, उसकी साइज़ मिलती है और उसका हम कह सकते हैं कि जो मॉर्फोलॉजी है हम ठीक से देख पाते हैं और ये अपनी आइडेंटिटी को, इंडिविजुअलिटी को बना के रखता है, एक क्रोमोसोम को दूसरे क्रोमोसोम से अलग रखता है। क्योंकि अगर टीलोमियर को हटा दिया जाए तो जितने भी क्रोमोनिमेटा हैं ये आपस में मिल जाएंगे और फिर क्रोमोसोम की आइडेंटिटी नहीं रहती है। तो इस टीलोमियर का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी की वजह से जो एक क्रोमोसोम है उसका जो आइडेंटिटी के साथ साइज़, उसकी शेप और उसका फंक्शन इंटैक्ट रहता है। तो ये हम क्रोमोसोम की संरचना में इस तरह से इसको जान सकते हैं और ये हमें याद रखना है क्योंकि ये फिर जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो इसमें इनका रोल होता है। धन्यवाद।